आज हम एमआरएस एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट नंबर 16 देख रहे होंगे। तो 16 का मतलब हमने आज से पहले आप सोच सकते हो हमने 15 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। 15 मॉक टेस्ट में हमने इसके 15 क्वेश्चन किए हैं, इसके 10 क्वेश्चन किए हैं। जितना वेटेज है आपका एग्ज़ाम में वैसे ही कर रहे हैं। इसी तरीके से हम जो है एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी का तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम पेडागोजी का भी कर रहे हैं, जिसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से जानते होंगे। इसका भी हम मॉक टेस्ट कर रहे हैं। इसके भी हमने जो है 20-20 का आपका 20 नंबर का आना है, लेकिन हम 20-20 के 2 मॉक टेस्ट कर रहे थे, मतलब 40 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, हम ये बोल सकते हैं। तो आप वो भी देखिएगा, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके आप देखते हो कि 20-20 नंबर के आते हैं। और यदि आप कहते हो कि हमें इनके प्रीवियस ईयर डिस्कस करना चाहिए, ठीक है, एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी के, इसके तो नहीं, इनके, ठीक है, यूपी टेट हो गया, DSSS भी हो गया, ठीक है, और भी आपको किसी का लगता है कि उसके डिस्कस करें, जिससे आपकी इसकी भी तैयारी हो जाएगी और लेवल पता रहेगा कि टीचिंग एग्जाम में किस टाइप के आते हैं। ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, हम वैसा भी कर लेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं। अभी हम एनालिटिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो देखिए, शब्द मॉडिफाई में अक्षर इस तरह से बदले जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन सबसे पहले देखना है कि क्या कह रहा है, तो आपको अप्रोच फिर उसके हिसाब से रखनी है। तो देखिए, आपको टाइम यहाँ बचाओगे ना आप टाइम, तो वहाँ के लिए आपके लिए क्या है, ज़्यादा टाइम रहेगा और आप अच्छे से कर पाओगे अदर सब्जेक्ट। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी कोशिश करना है। यदि आप 20 सेकंड 30 सेकंड देते हो, क्वेश्चन नहीं होता है, तो सीधे आपको आगे बढ़ जाना है। क्योंकि यदि कोई क्वेश्चन हिट नहीं करता है तुरंत, ठीक है, सीरीज़ में होता है, सीरीज़ वाले क्वेश्चन में होता है ऐसा, और यदि आपको टाइम लग रहा है तो बिल्कुल छोड़ दें उसे। लास्ट में जब टाइम बचता है तो आप कर लीजिएगा उसे, ठीक है। तो हम देखते हैं, जैसे अब ये 4-5 लाइन का हो गया, तो इसे बिल्कुल स्किप करके आगे बढ़ जाए, ठीक है, इसे बिल्कुल स्किप करके आगे बढ़ जाओ। जब आपको टाइम मिलेगा फिर आके कर लो, ठीक है। तो इससे टाइम बर्बाद नहीं होगा आपका, क्योंकि हर, देखिए, मान के चलते हैं 1 लाइन का क्वेश्चन है, उसके भी उतने ही नंबर मिलने हैं, और 4 लाइन का है, उसके भी उतने नंबर मिलने हैं। तो आप जल्दी क्वेश्चन कर लो ना एक एक लाइन वाले, फिर बचे टाइम में ये कर लो, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम देखते हैं, क्योंकि यदि आप इनमें ज़्यादा टाइम दे दोगे तो हो सकता है कि आपको लास्ट के क्वेश्चन देखने को ही ना मिले और टाइम एंड हो जाए। इसलिए आपको जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं या उनको सेकंड टाइम में, जब आप फिर से मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे होगे, मॉक टेस्ट या फिर हम मेन एग्जाम की बात करें, तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो देखते हैं, मॉडिफाई में अक्षर इस तरह से बदले जाते हैं कि स्वर अंग्रेजी भाषा में उसके पहले के अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है और व्यंजन अंग्रेजी भाषा में उसके बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो निम्न में से कौन से अक्षरों के सेट में दाएं से चौथा अक्षर होगा, ठीक है। दाएं से आपको क्या बताना है, चौथा अक्षर क्या होगा। शब्द मॉडिफाई में अक्षर इस तरह से बदले जाते हैं कि स्वर अंग्रेजी भाषा में उसके पहले के अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है और व्यंजन अंग्रेजी भाषा में उसके बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित किए जाते हैं। तो आपको क्या बताना है, कौन सा अक्षर अक्षरों के सेट में दाएं से चौथा अक्षर होगा। तो दाएं से चौथा देख लें हम डायरेक्ट, 1 2, देखिए ये बाएं से होगा, ये दाएं से होगा, तो 1 2 3 4, चौथा अक्षर ये है। टी के हमें क्या करना है, अंग्रेजी स्वर में भाषा उसके पहले अक्षर से प्रतिस्थापित हो रही है, और व्यंजन आया, टी व्यंजन है, तो उसके बाद वाला अक्षर क्या होगा, टी के बाद क्या आता है, यू आता है, तो राइट आंसर यू होगा। तो इस तरीके से हमें करना होता है ये क्वेश्चन। ओके, तो देखिए, है तो लंबा, लेकिन इतने जल्दी हो गया। अब आप ऐसा मत कीजिएगा कि एम को बदलोगे फिर ओ को बदलोगे फिर देखोगे लास्ट से। अब ऐसा होता कि ये जो है चेंज हो रहे हैं, मतलब अपने स्थान से बदल जा रहे हैं, तब हमें करने की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ एक्स्ट्रा पूछ लेता। तो नहीं पूछा है, सीधे राइट आंसर लगा दो। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के 9वें अक्षर क्या होगा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, आपके बाएं से का मतलब ए से की बात हो रही है, ठीक है। बाएं से ए ही स्टार्ट होता है, ए से 10वां अक्षर क्या होगा, ये पहला है, तो 10वां अक्षर आपको पता है कौन है, जे है, ठीक है। के दाएं, अब इसके दाएं ये है, इसके बाएं ये होगा, तो इसके दाएं 9वां अक्षर क्या है, तो सिंपली आपने 10 जोड़ रखा है, ठीक है। अब इसके दाएं 9वां अक्षर, पहला अक्षर ये है, तो ये 11वां है, इसके बाद जस्ट 9वां अक्षर क्या होगा, तो 9 जोड़ दें हम सीधे 19, तो आपका एस जो है वो राइट आंसर होगा। ओके, तो अब देखिए आसपास भी कोई नहीं भटक रहा है, इनके आसपास भी, जे तो 10वां अक्षर हो गया, डब्ल्यू तो बहुत ज़्यादा आगे हो गया, जी पीछे हो गया, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से बहुत जल्दी कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए इंटू बी
बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ठीक है। मैंने बहुत बार बताया आपको, एक बार फिर से बता देता हूँ। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, जल्दी करना है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो आपको भी पता होगा, नहीं पता है तो आपको ये करना है। अभी यदि मैंने कहा कि ए जो है बी का हस्बैंड है, ठीक है, तो प्लस लगा दिया हमने और हस्बैंड वाइफ के लिए डबल लाइन से हमने दर्शा दिया उन्हें। यदि हमने कहा कि ए जो है वो सी का पिता है, तो एक जनरेशन ऊपर जा रहे हैं, इसलिए हमने रो लाइन जो है हमने इस तरीके से बना दिया, ठीक है। अब ब्रदर सिस्टर को बताना है, तो सी जो है वो सी की बहन बी है, तो इस तरीके से दर्शा दिया हमने। तो आपको भी ऐसे ही करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम ए। तो क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं हम, क्या क्या बोल रहे हैं हमें। तो देखिए, आपको ये नहीं पढ़ना है, ये पढ़ते हुए नहीं बैठ जाना है। आपको देखना है कि नीड किसकी है, उस प्रकार से कर रहे होंगे हम, ठीक है। तो आप कहोगे कि पी भागित आर, हम देखेंगे पी भागित आर। यदि यहाँ पे पी होता, यहाँ पे आर होता, तो क्या होता, पी आर की माता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, भाग जब भी दिया हो तो पी जो है वो आर की माता है। इसका मतलब पी जो है ना वो आर की माता हो गई, तो ये माइनस से दर्शा दिया क्योंकि फीमेल है वो। ओके, अब आर माइनस क्यू, तो आर क्यू, ठीक है, आर क्यू का भाई है, आर जो है वो क्यू का भाई है, तो प्लस से दर्शा दिया हमने। क्यू इंटू टी का मतलब ये है, जो क्यू है वो टी का पिता है। क्यू टी का पिता हो गया, तो टी यहाँ पे बनेगा आपका ये, ठीक है, इससे एक जनरेशन ऊपर, तो ये पिता हो गया। क्यू जो है टी का पिता हो गया। अब हमें बताना पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है, तो ये क्या होगा, दादी होंगी, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, सबसे पहले तो आप ये देख लेते हैं, माइनस है, नेगेटिव सांस है, नेगेटिव है तो बहन तो हो नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे दादा भी नहीं हो सकते थे, नेगेटिव है क्योंकि फीमेल है वो। ओके, तो इस तरीके से करना होता है हमें। तो सीधे आप कहोगे कि एक जनरेशन ऊपर, दूसरी जनरेशन ऊपर, मतलब दादी या दादा हो सकते हैं, तो माइनस लगा है तो दादी ही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसको किस प्रकार से करना है, हमें उसी प्रकार से करना है। अब पी क्यू, इसका मतलब क्या था आपका, पी भागित क्यू का मतलब क्या था, ए बी की माता है, मतलब पी जो है वो क्यू की माता हो गई, ये माइनस से दर्शा दिया हमने। क्यू प्लस आर का मतलब क्या था, क्यू प्लस आर जब भी आ जाता है, क्यू आर की पुत्री है, क्यू जो है वो आर की पुत्री है, तो ये आर की पुत्री हो गई, तो ये आर की पुत्री हुई, इसका मतलब ये हस्बैंड हो गया। ओके, अब आर इंटू टी का मतलब क्या है, आर टी का पिता है, आर जो है वो टी का पिता हो गया। अब आपको बताना है कि Q का T से क्या संबंध है, Q का T से क्या संबंध है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे हमें क्या बताना है, इनमें कुछ बोला गया था क्या कि इनमें कोई रिलेशन, इनमें रिलेशन तो है नहीं, ठीक है, ना ही इनमें कोई बताया गया है। तो हम बहन भाई पोता पोती, इनमें से हमें बताने की क्या होगा, ठीक है। तो पोता पोती तो है नहीं ये, ठीक है, बहन चाची या भाई। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि स्त्री तो दर्शाया नहीं है, पुत्री है दर्शाया, ठीक है। ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है। ए प्लस बी का अर्थ क्या है, यहाँ पे यदि हम देखें क्यू प्लस आर का मतलब क्या था, इसलिए आपको दर्शाना होता है, ठीक है। क्यू प्लस आर का मतलब क्या था कि क्यू पी की, वन सेकेंड, क्यू आर की पुत्री है, ठीक है। ये प्लस से वही है क्यू आर की पुत्री, इसलिए मैंने बोला था आपको माइनस से दर्शाना है, तो हम वहाँ पे देखते भी नहीं, ठीक है। आर इंटू टी का मतलब क्या था, आर इंटू टी का मतलब क्या था, यहाँ पे नहीं दर्शाया हमने भी। आर इंटू टी, आर इंटू टी ए बी का पिता है। अब यहाँ पे तो कुछ बोल नहीं सकते हम, ठीक है। अब हमें बताने क्यू का टी से क्या संबंध है, क्यू का टी से क्या संबंध है, टी से की बात हो रही है तो क्या है, बहन है। ओके, इस तरीके से करना है हमें। देखते हैं नेक्स्ट। एक दिन सुबह जो है रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, और सुबह कर रही है, वो शाम को करती तो पश्चिम दिशा, और सुबह कर रही है तो पूर्व दिशा। ओके, वन सेकेंड, हाँ, आपको पता होना चाहिए कि यदि मैं डायरेक्शन बना दूँ यहाँ पे, तो ये उत्तर होता है आपका, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, और ये पश्चिम होता है, ठीक है। अब आपको बताने, एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, तो एक दिन जो रीता है उसने सूर्य की तरफ चलना प्रारंभ किया, मतलब किस ओर चल रही है, वो पूर्व की तरफ चल रही है।
कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर का मतलब इस तरफ बाईं ओर मुड़ी, और बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। ठीक है, यहाँ पे थी वो, इस तरफ मुंह करके थी, 1 सेकेंड। ठीक है, वो पूर्व दिशा की ओर जा रही है। अब पहले वो क्या हुई, बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ी का मतलब इस तरफ मुंह चेहरा रहा उसका। इसके बाद फिर कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ी, तो इसका बायां इस तरफ होगा, तो फिर रिटर्न जा रही है वो। तो फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर एक बार बाएं मुड़ी, 1 सेकेंड, एक बार बाएं मुड़ी और फिर एक बार बाएं मुड़ी। फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं से दाईं ओर मुड़ी। कुछ देर चलने के बाद फिर वह दाईं ओर मुड़ी। अब इस तरफ चल रही है, इसका दाएं क्या होगा, मान के चलते हैं यहाँ तक आई और यहाँ से दाएं मुड़ी। ओके, अब हमें बताना है कि उसका मुख अब किस दिशा की ओर है, तो उसका मुख अब उत्तर दिशा की ओर है। सिंपल है। ओके, देखिए बाएं इस तरफ आता, फिर बाएं मुड़ी तो इस तरफ आ गया। ओके, आई होप कोई प्रॉब्लम ना होगी, नहीं होगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। ठीक है, तो देखते हैं, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर, ठीक है, दक्षिण की तरफ चल रहा है, इसका मतलब इस तरफ चल रहा है, दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, तो ये 6 किलोमीटर चल लिया मान के चलते हैं। बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर जा रहा है, बायां क्या होगा इसका, इस तरफ होगा, तो 4 किलोमीटर चलता है, तो ये 4 किलोमीटर चल लिया। अब हमें बोल रहा है फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, इसका मतलब बाईं ओर ये होगा, इतना 5 किलोमीटर हो गया। उसका मुख अब किस दिशा में है, तो उसका मुख अब उत्तर दिशा में है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये एक पासे को निम्नलिखित 1 सेकेंड को दो भिन्न आकृतियों से पता लगाइए कि लाल के सामने कौन सा रंग है। ठीक है, तो मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिया, अब ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रीवियस वाला जिसने नहीं देखा होगा तो वो देखेगा मॉक टेस्ट, तो उसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम कि एक पासे की निम्नलिखित 2 भिन्न आकृतियों से पता लगाइए कि लाल के सामने कौन सा रंग है। ठीक है, तो लाल के सामने बताना है तो हमें इसके सामने बताना है कि कौन सा रंग होगा। सबसे पहले हम देखते हैं, ये भी पीला है, ये सफ़ेद है, तो इन दोनों, ये दोनों बराबर हो गए, तो इसके जस्ट विपरीत ये होगा। ठीक है, लाल के विपरीत क्या होगा, काला। तो आपको कुछ करना ही नहीं था, सीधे काला आंसर आ जाता आपका। ठीक है, अब इसलिए मैंने आपको, यदि कन्फ्यूज़न हुआ होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का ले रखा है जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, नीचे एक पासे की 2 अवस्थितियाँ दर्शाई गई हैं। यदि नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगा। ठीक है, नीचे यदि 4 है तो ऊपर क्या होगा, मतलब 4 के विपरीत क्या होगा, हमें सिंपली ये बताना है। तो आप देखोगे कि ये 5 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 2 है। सिंपली आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, हर पूरी चीज़ तो मैंने बता ही दी है। अब यहाँ देखते हैं, पासे की 2 स्थितियाँ इस प्रकार दी गई हैं, जब 2 तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी। देखिए, सब मैंने आपको 2 बार बताया था कि एक सामान्य पासा होता है आपका, ठीक है, एक आपका नॉर्मल पासा हो गया, और एक आपका स्टैंडर्ड पासा होता है, या मानक पासा आप बोल सकते हो। ठीक है, तो एक नॉर्मल एक स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपको 2 तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी। जब 2 तल में होगा मतलब 2 नीचे रहेगा तो ऊपर क्या रहेगा, इसके ऊपर क्या रहेगा, हमें ये बताना है। ठीक है, ये मान के चलते हैं, 1 सेकेंड, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यदि ये एक पासा हो गया, मान के चलते हैं ये, ठीक है, ये एक पासा हो गया, तो आपको ये बताना है कि यदि तल में आपका 2 है तो ऊपर क्या होगा। सिंपली आपको ये बताना है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था नॉर्मल पासा और स्टैंडर्ड पासा क्या होता है। नॉर्मल पासे में आपके यदि मान के चलते हैं संख्या दी हुई है तो वहाँ पे उनका योग आपको 7 दिया होगा। ठीक है, कहीं ना कोई पासे में आपको 7 योग दिया होगा, लेकिन स्टैंडर्ड पासे में क्या होता है, उनकी विपरीत का योग 7 होता है। जैसे 4 है तो उसके विपरीत 3 होगा, योग 7 होना चाहिए, स्टैंडर्ड पासा का मतलब ये होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं,
तो यहाँ पे 6 दिया, हमें किसके बताना है, 2 के विपरीत बताना है, तो 2 के विपरीत बताना है। तो यहाँ पे भी आपका कंडीशन तो वही वाली बन रही है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे दी है, ठीक है। अब देखते हैं 6, तो वही वाली कंडीशन बन रही है, इसलिए आपको बताना है कि 2 के विपरीत क्या होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, मैं ही बता देता हूँ इसमें। ये 6 6 है, ठीक है, और ये 3 3 है, तो आप बोलोगे कि 2 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। इस तरीके से आप आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा एक आरेख पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच संबंध को सबसे सही चित्रित करता है, ठीक है। तो यदि हम बात करें, आप कहोगे कि आपको लग रहा होगा कि आंसर ये वाला सही होना चाहिए। कौन सा, कि ना तो पृथ्वी और सूर्य के बीच कोई रिलेशन है, ना ही समुद्र के बीच कोई रिलेशन है, यही लग रहा होगा आपको। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमें रिलेशन इस टाइप से बनाना होता है, ना कि इस टाइप से। आप बोलोगे कि पृथ्वी के अंदर ही तो समुद्र है, पृथ्वी के अंदर ही समुद्र है, तो ये पृथ्वी हो गई, तो ये समुद्र हो गया। अब और ये सूर्य तो अलग है, सूर्य क्या पृथ्वी में नहीं है, ये अलग चीज हो गई, तो राइट आंसर आपका ये होगा। तो इस प्रकार से रिलेशन बनाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें दिया रहता कि एक तरह ग्रह दिया रहता, एक तरफ उपग्रह दिया रहता और एक तरफ सूर्य दिया रहता, तब ये आपका राइट आंसर होता, ठीक है, ये वाला। लेकिन इस कंडीशन में आपका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे आपको पेपर कटिंग फोल्डिंग वाले क्वेश्चन आप बोल सकते हो ये। तो प्रश्नाकृति ये है कि हमने क्या किया है, एक चौकोर ऐसा था, तो हमने सबसे पहले इसको इस तरीके से मोड़ा, ठीक है, इस तरीके से मोड़ा है पहले, सबसे पहले कैसा किया है, इस तरीके से मोड़ा है, तो इतना बचा होगा ये। फिर हमने क्या किया है, यहाँ से मोड़ दिया है, ठीक है। अब मोड़ने के बाद इसको इस तरफ कर दिया, मतलब ये बचा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो है इस तरीके से हमने कटिंग बना दी, ठीक, इस तरीके से कटिंग बना दी। तो आपको कुछ देखना नहीं होता है यहाँ पे कि आप सिंपली बता सकते थे यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, जो अटैच्ड होगा, मतलब दोनों बन रहे होंगे आपके। कैसे दोनों, देखिए बीच में लाइन दी गई है, बीच में लाइन दी गई है, मतलब इसके ऊपर एक पूरा बनेगा आपका, तो पूरा कहीं नहीं बन रहा, इसलिए राइट आंसर यही होगा, कहीं देखना ही नहीं था। अब आपको दर्शाना है, तो देखिए यहाँ खुलेगा तो ये पूरा फुल हो जाएगा, ठीक है, और इसके में भी ऐसा ऐसा बन जाएगा आपका, ऊपर तो बनेगा नहीं, 1 सेकेंड, ऊपर तो बनेगा नहीं। अब देखिए जब इसको ऊपर करेंगे हम, तो क्या होगा, ये भी बन जाएंगे इसके, ठीक है, और ये वाले जो गोल हैं वो ऊपर आएंगे, तो ये गोल यहाँ पे आ गए, तो इस तरीके की आकृति बन गई, और यही तो आंसर है आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसी प्रकार से क्वेश्चन ये है कि एक पेपर था, उसको पहले हमने इस प्रकार से मोड़े हैं, तो ये कैसा बन गया, ऐसा बन गया, ठीक है। फिर इसको इस प्रकार से मोड़ा हमने, यहाँ आ गया ये। फिर इस त्रिभुज को हमने इतना मोड़ दिया, ठीक है, तो ये बन गया। अब ये वाली बनी है, ये आकृति हमने काटी है, तो क्या होगा, आकृति बीच में भी है ना आपकी। अब देखना है आपको कि आकृति आपकी बीच में भी दिख रही है, ठीक है, या आप इस तरीके से बना सकते हो। यदि हम इसको यहाँ आए, ठीक है, हम उल्टा चलते हैं, अब यहाँ आए हम, तो क्या होगा, ये पूरा गोल हो जाएगा, पूरा गोल हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर पहुंचाएंगे हम, ठीक है। ये जो मोड़ के हमने क्या किया है, ये भाग मोड़ के यहाँ लाया था, ठीक है, ये भाग मोड़ के हमने यहाँ लाया था, तो ये जब ऊपर जाएगा तो जो बीच में इसके ये बन रहा है वो कहाँ बनेगा, यहाँ पे भी बन रहा होगा, ठीक है, यहाँ बनेगा। अब ये त्रिभुज जो है, एक आपका यहाँ बन गया है, एक यहाँ बन गया है। अब इसे आप खोलोगे तो ये वाला जो है, ये वाला यहाँ बन जाएगा, ये वाला यहाँ बन जाएगा, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, बीच में तो बनेगा नहीं, ठीक है, बीच में क्यों नहीं बनेगा, यदि ये पूरा ऐसा फुल होता और यहाँ पे कटिंग होती, लेकिन ये इसकी कटिंग हुई है ना, ये वाली जो है इस त्रिभुज की कटिंग है, इस त्रिभुज को बड़ा करके लिख दिया गया, बड़े साइज के। ओके, अब इसे देखते हैं, ये भी आसान है। अब देखिए आकृति आपकी इस तरफ मुंह करके बनी है, तो सब में आकृति इसी तरफ मुंह करके बनी होगी। अब देखिए ये यहाँ है, तो यहाँ पे होना था ना, ये जैसे बना हुआ है, तो राइट आंसर यही होगा। आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता क्योंकि आकृति आपकी इस तरफ कटिंग हुई है, ठीक है। ये भी कैंसिल हो जाता, गोल तो बन नहीं पाएगा इसका। ये भी कैंसिल होता क्योंकि आकृति यहाँ पे बन रही है, ठीक है, राइट आंसर यही होगा। तो आपको देख के ही आप बता सकते हो ऑप्शन की राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। अब नेक्स्ट देखते हैं
नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, हमें ये बताना है। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब के लिए आप पूछ सकते हो कि मान के चलते हैं बी है, बी का हमें दर्पण यहाँ रख दिया, हमने दर्पण के कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। अब बी का दर्पण चित्र कैसे बनेगा, ये वाला भाग पहले आएगा और ये बी बन जाएगा इस तरीके से। ओके, इस तरीके से बन रहा होगा, मतलब कि जो पहले आ रहा है ना वो भाग पहले दिखेगा यहाँ पे, मतलब ये पहले दिख रहा होगा, ठीक है, और ये लास्ट में दिखेगा। ऐसी आकृति कहाँ बन रही है, सिर्फ और सिर्फ इसमें ही बन रही है। बाकी देखिए काला वाला नीचे आ जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, तो बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपकी, आपका राइट आंसर यही होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने जो है न्यूमेरिकल आपकी एनालिटिकल एबिलिटी कर ली है, अब न्यूमेरिकल एबिलिटी करेंगे हम। ओके, न्यूमेरिकल एबिलिटी कर रहे हैं। अब अभी हमने जो है 15 जो नंबर की आने वाली थी आपकी एनालिटिकल एबिलिटी, वो हमने कर लिया है। रीजनिंग जिससे नाम से जानते होंगे आप, अब मैथ्स कर रहे हैं हम, तो मैथ्स का लेवल भी वैसे ही रखा गया है जिस टाइप का आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये आपको बताना है, यदि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने होंगे तो आप बता सकते हो। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे क्या दे रहा है आपका 2a प्लस बी अपॉन ए प्लस 2b इज इक्वल टू 3 है, तो a प्लस बी अपॉन ए प्लस 2b का मान आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या काम करते हैं, जो दिया है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो शायद a और b के मान हमारे कुछ आ जाएं जिसमें हम मान रख के यहाँ पे ले आएँ, तो ऐसा सोच रहे हैं आपको पहले से, ऐसा नहीं कि कुछ भी करने लगे जिससे आपका टाइम बर्बाद होगा और बहुत समय आप इस क्वेश्चन में दे चुके होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, मतलब हम a और b के मान ले आएंगे, क्योंकि a और b आपके कट रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कट जाएंगे आके, तो a और b हो सकता है कट जाए, कि हम a को भी b बना लें, यहाँ भी a को भी b बना लें, यहाँ b को a बना लें, तो ऊपर भी b रहेगा, नीचे भी b से b कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम कोशिश करते हैं 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये 2a प्लस b हो जाएगा, और 3 का गुणा हम करेंगे तो 3a धन 3 दूनी 6b यही होगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम 2a को इस तरफ ले आते हैं, तो ये होगा आपका a बन जाएगा, 3a में से 2a जाएगा, 3a माइनस 2a कर देता हूँ मैं सिंपली, और b माइनस 6b हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 5b इज इक्वल टू 3 में से 2 जाएंगे, आपके कितने बचेंगे a प्लस का a इज इक्वल टू आप क्या रख सकते हो, माइनस का 5b तो रखते हैं यहाँ पे हम, तो माइनस 5b प्लस b अपॉन माइनस 5b प्लस 2b। ओके, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ऊपर क्या बचेगा आपका, ऊपर बचने वाला है माइनस का 4b अपॉन नीचे क्या बचेगा, माइनस का 3b, माइनस से माइनस कैंसिल, b से b कैंसिल, 4 अपॉन 3 आपका राइट आंसर होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमें करना है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई आदमी 9.6 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है तो उसके द्वारा 10 घंटे में तय की गई दूरी किलोमीटर में है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए, यदि ये किलोमीटर में दे रखा है आपको तो ये आवर में होगा और ये किलोमीटर पर आवर में होगा। ठीक है, यदि ये मीटर में दे रखा है तो ये आपका काय में होगा, ये आपका मीटर पर सेकंड में होगा, और ये आवर में नहीं होकर सेकंड में होना चाहिए, ना ही मिनट में। मिनट में होगा तो सेकंड में परिवर्तित करेंगे। ओके, परिवर्तित यदि हमें एक चीज़ किलोमीटर में दी है, एक चीज़ हमें जो है मीटर में दे रखी है, तो हम उस चीज़ को बदल देंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे 9.6 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, मतलब डिस्टेंस कितनी है 9.6 किलोमीटर की दूरी, वो स्पीड हमें पता नहीं है, 4 घंटे में तय कर रहा है, तो उसके द्वारा 10 घंटे में तय की गई दूरी आपको निकालनी है। तो यहाँ से स्पीड निकल जाएगी आपकी क्या, 9.6 अपॉन 4 इज इक्वल टू एस, स्पीड बोल सकते हो आप इसे, स्पीड किलोमीटर पर आवर में आ रही होगी आपकी, कितनी निकल जाएगी, 4 दूनी 8 बचे 1 होगा 16, 4 चौको 16। ओके, 2.4 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपकी स्पीड आ गई। अब हम निकालते हैं क्या, कि यदि 10 घंटे में तय की गई दूरी किलोमीटर में है तो क्या करोगे, 2.4 इंटू 10, तो 24 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर, यही आपका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अंकित मूल्य पर 10%, 5% के 2 क्रमवार बट्टे देने के उपरांत किसी वस्तु का
विक्रय मूल्य 171 है, उसका अंकित मूल्य कितना होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो सिंपली है, आप कई तरीक़ों से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, एमआरपी हमें दे रखी, हमें क्या दिया, विक्रय मूल्य दे रखा है 171 है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि एक्स आपका अंकित मूल्य होगा। एक्स में आप पहले क्या कर रहे हो, 10% की छूट दे रहे हो। 10% की छूट मतलब 90 में बेच रहे होगे आप उसे। ठीक है, 10%। एक बात तो ये हो गई कि आप सबसे पहले इसका 10% निकालो। ठीक है, और फिर माइनस कर दो। इसका मतलब ये है कि आप 100 का सबसे पहले 10% निकालो और 100 में से माइनस कर दो, तो 100 का 10% कितना निकलेगा, 10। 10 में से माइनस करेंगे तो 90 आएगा। या फिर आप सीधे 90% निकाल लो। 90% निकालोगे तो भी 90 आना है, और 10% निकाल के माइनस करोगे तो माइनस क्यों करना, सीधे आंसर आ रहा है। तो ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका 5% के 2 क्रमवार बट्टे, मतलब बट्टा का मतलब क्या होता है, छूट दे रहा है, वो छूट दे रहा है, इसका मतलब 5%, तो 95/100 होगा ये। ओके, तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 171 है, मतलब 171 रुपये में बेच रहा है। इन सब छूट देने के बाद वो इतने में बेच रहा है, तो इसका आपको बताना है अंकित मूल्य कितना है। तो काटते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा आपका। 171 किसी से कटेगा, यहाँ पे 19 से कटेगा क्या, 19 से शायद नहीं कटेगा, 19 से कट जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल कट जाएगा, 19 से कटेगा। 19 नम्मा 171 होता है, तो 19 नम्मा 171 होता है। 9 नम्बे 81, 8 9 एकम 9 और 8 17, तो 19 पंचे 95, 19 नम्बे 117। ठीक है, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10 बार, आपका 9 से 9 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 100 हो गया, तो 200 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 200 आ गया। ओके, तो एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ, आपको सिंपली आपको क्या याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। 1 सेकेंड, सूत्र याद होना चाहिए क्या, कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है सक्सेसिव का, क्रमिक रूप से यदि कोई चीज़ हो रही है तो। अब बट्टा मतलब माइनस हो रहा है, प्रॉफिट मतलब प्लस होता, बट्टा मतलब माइनस है, तो पहले हम माइनस कितने 10% की कमी कर रहे हैं, फिर -5% की कमी कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और 10 गुणा 5 होगा तो प्लस प्लस माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 10 पना 50/100, 50 दूनी 100 बार काट दोगे आप इसे, 1/2 आ गया। ठीक है, और 10 और 5 आपके 15 हो जाएंगे, 15 में आप 0.5 और जोड़ दो तो -15.5 आएगा। ठीक है, तो हम क्या काम करें, x का सीधे आप -15.5, इसका मतलब क्या होगा, 84.5, 84.5 निकाल लो सीधे 171। तो आपको यही ज़्यादा इफेक्टिव लगा होगा, ज़्यादा सरल तरीके से आप कर सकते थे, बाकी आपकी मर्जी, आपको जिससे करना है। ठीक है, तो आप सिंपली इससे भी निकाल सकते हो। ये 84.5 कैसे आया, मैंने 100 से इसे घटा दिया, यहाँ 0 करोगे 5 आ जाएगा, यहाँ 9 9 में से 5 जाएंगे 4 बचेगा, यहाँ 9 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से लाए, पॉइंट का पॉइंट आ गया। तो 19 से कट रहा है ये, 19 नंबर काट देते हैं, 19 नंबर 171, ये भी 19 से कट रहा होगा, 19 पंचे 95 होता है, 19 चौको 76, 19 चौको 76 हो गया यहाँ पे। ठीक है, बचेंगे कितने, 8 हो गए 85, 1 सेकेंड, बचेंगे 9 बचना चाहिए था, लेकिन 8 ही बच रहे हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं की है हमने, ये जुड़ेगा नहीं, सॉरी माइनस होगा। ठीक है, 10 और 5 15, तो ये 14.5 आएगा, 14.5 मतलब ये 86.5 रहेगा। ठीक है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस ये नहीं आएगा। ठीक है, 1 सेकेंड, इसको रेज कर लेते हैं। यहाँ पे यदि देखोगे ना, इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा, ये तो -15 हो गया, और यहाँ पे कितना आया, धन 0.5, तो ये घटेगा ना, तो कितना आ जाएगा 14.5, माइनस करोगे तो ये 86.5 आएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 86.5, ये 86.5 आ गया। अब यदि हम बात करें, कैंसिल आउट करते हैं इसे, तो 19 से करेंगे तो 19 नम्मा 171 हो गया, 19 से करते हैं इसे तो 19 चौको 76, बचेंगे आपके कितने 10 हो जाएंगे 105। 105 किससे जाता है, 105
19 3 4 एकम 4 5 6 7 76 ही होता है ना। 76 घटाओगे तो 10 आएगा, 10 105 हो जाएगा। 105 कितने बार में जाता है 19 का? 19 पंचे 95 होता है। यहाँ पे आपका 17 आना था, जो कि 17 आ नहीं रहा है। शायद हमने कोई गलती की, तो देख लेते हैं। 100 में से देखिए 10 5 15 हो गया। 15 में से आप क्या कर रहे हो? 0.5 कम कर रहे हो ना। राइट आंसर तो आपका आ गया है। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। माइनस, और आपको ये विधि आपको हार्ड लग रही होगी तो आप स्किप कर सकते हो बिल्कुल इसे। माइनस माइनस हो गया ये, और ये भी आपका किस में आता? ये प्लस का रहेगा ना, तो यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। अब ये 10 पना 50 ही है, 10 और 5 ही दिए हैं, हाँ। तो 10 पना 50 हो जाता, 50 दूनी 100, और 2 को काटोगे तो 0.5 आ जाएगा, 2.5, सॉरी 2 पंचे 10, 0.5 आ जाएगा। 15 माइनस का 15 धन का 5 घटाओगे तो कितना आएगा? मतलब 15 को आप 0.5 को घटाओगे, यहाँ पे 10 में से 5 जाएंगे, आपके 5 बचेंगे, यहाँ पे बचा 4, पे बचा 1। 100 में से आप 14.5 को घटाओगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9। 9 में से आपके 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5 बचेंगे। 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और यहाँ पे तो 85.5 होगा, ठीक है। ये तो कितना होगा? 85.5 होगा। ये 85.5 होगा। आप काटेंगे तो यहाँ पे एक दशमलव हटा के एक जीरो और बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा? 19 से काट देते हैं। 19 नम्मा 171, 19 पंचे 19 चौको 76, ठीक है। बचेंगे 9, होगा 95। 19 पंचे 95, 9 से काट देते हैं, 9 पना 45, 5 दूनी 10, 599, 599। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 200 आ गई। तो आप जिस तरीके से करो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप उसकी सबसे छोटी भुजा का 6 गुना हो तो उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच क्या अनुपात है, आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया है कि त्रिभुज का परिमाप कैसे निकलता है। त्रिभुज का परिमाप लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, सॉरी धन होता है, लंबाई धन चौड़ाई धन ऊंचाई। मतलब यदि कोई त्रिभुज है आपका, ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो इसकी परिमाप कैसे निकलेगी? ये आपकी हाइट हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, तो हाइट प्लस बेस प्लस पी, तो इनको x प्लस वाई प्लस जेड मान लिया हमने। ये आपको कितना दे रखा है? सबसे छोटी संख्या, ठीक है। सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है? p तो हो नहीं सकती, p सबसे बड़ी संख्या होती है। इन दोनों में से कोई होगी तो हम z मान लेते हैं, ठीक है। z मान लें हम, तो z 6 गुना होगा। क्या होगा? सबसे छोटी भुजा का 6 गुना। उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच क्या अनुपात है, आपको ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 5z आ गया। z यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, 5z आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए, एक और चीज़ आपको पता होगी, पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या लिख सकते थे यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। अब z की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है? x प्लस वाई है, तो रख देते हैं मान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही होगी, ठीक है। जेड में हमने मान रख दिया सिंपली। आप देखते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या आ गया आपका? 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर प्लस 2xy, यहीं आ गया। तो यहाँ से आप, और यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ से आप क्या काम करो, 2y को कॉमन निकाल लो, तो कितना बचेगा यहाँ पे? y प्लस एक्स बचेगा, है ना। y प्लस एक्स बच रहा है यहाँ, इक्वल टू 0। तो ये तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ से। ऐसा तो सॉल्व होगा नहीं ये क्वेश्चन। यदि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप उसकी, तो उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बीच क्या अनुपात होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप सीधे बता सकते थे कि 13 5 12, 13 5 10। देखिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो जो उसकी भुजाएं होगी वो कैसी होगी? ट्रिपलेट होगी वो।
यहाँ से भी निकाल सकता था, जल्दी निकालने की बात बता रहा हूँ। ट्रिपलेट होगी तो क्या आएगा, लेकिन 13 12 5 ट्रिपलेट होता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप उसकी सबसे छोटी भुजा का 6 गुना हो तो उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच क्या अनुपात होगा, आपको ये बताना। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज है तो भुजाएं कैसी होगी, ट्रिपलेट होगी। तो ट्रिपलेट देख लेते हैं, आप इजीली ऑप्शन से कर सकते थे, लेकिन 13 5 12 13 5 नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक सी है, इसे तो आप एलिमिनेट कर दो, 13 बार 5 ही होगा। अब हमें बताना है कि अनुपात क्या हो सकता है इसका। ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते हैं समकोण त्रिभुज जब होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज जब होता है तो क्या होता है, यहाँ पे हम इजीली थोड़ा सा ठीक तरीके से बना लें। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण जो है वो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, कर्ण का वर्ग। ठीक है, तो इसको यदि हम a मान लें, इसे b मान लें, इसे c मान लें, तो क्या होगा, a का वर्ग इज इक्वल टू बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग, यही होगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ओके, तो इसे कैसे सॉल्व करना है आपको, इसे तो एक इक्वेशन तो आपने ये बना लिया। अब हमें एक और क्या दे रखा है कि सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा हम सी मान लेते हैं। ठीक है, सबसे छोटी भुजा हम सी मान लेते हैं। तो क्या बोलोगे आपकी भुजा परिमाप, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, सबसे छोटी भुजा का 6 गुना है, तो 6 से कर लिया हमने। अब a प्लस बी यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, c की वैल्यू 6c में से c माइनस कर दोगे आप तो क्या होगा, 5c बच रहा होगा यहाँ पे। तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो आप। अब हम क्या काम करें, यहाँ से हम क्या a माइनस बी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप इक्वेशन नंबर 1 से देखो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर लिख सकते हो, तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे यहाँ से कि ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ए प्लस बी की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है, 5c, तो आप बोलोगे कि ये 5c हो गया और a माइनस बी की वैल्यू हमें निकल जाएगी इक्वल टू सी स्क्वायर। अब एक c से आपका c कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, c अपॉन 5 आ गई। अब a माइनस बी की भी वैल्यू पता है, a प्लस बी की वैल्यू पता है, तो आप a और b के मान इजीली निकाल सकते हो, यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपने 5c लिख दिया, जोड़ देते हैं, जोड़ोगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, ये 2a आ गया। 2a की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे, इनको भी जोड़ रहे होंगे हम, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 25। ओके, c अपॉन 5 प्लस 5c, यही होगा, c अपॉन 5 प्लस 5c। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, कितना आ गया आपका आंसर, 25 और एक 26, 25 25 और एक 26c अपॉन 5, 26c अपॉन 5 आ जाएगा, 26c अपॉन 5 आ गया। a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, a अनुपात c आ जाएगा आपका, यहाँ से बिल्कुल आ जाएगा a अनुपात c। तो ये 26 है, 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 5 का गुणा वहाँ कर देंगे तो 5a इक्वल टू कितना आ गया आपका 13c। ठीक है, तो a की वैल्यू 13 होगी और c की वैल्यू 5, मतलब a अनुपात c निकालोगे आप तो 13 अनुपात 5 निकलेगा। ठीक है, तो a अनुपात c की वैल्यू निकल गई 13 अनुपात 5। अब हम क्या कर लें, अब हम माइनस कर दें, यहाँ पे हम क्या करें, पहले हमने जोड़ा था, अब माइनस कर देते, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। ओके, तो हम माइनस कर लेते हैं, अब ये a प्लस बी है इक्वल टू सी अपॉन 5 इक्वल टू 5c। तो यहाँ से हम क्या काम करते हैं, माइनस करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस का माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस का 2 भी आएगा, और यहाँ पे माइनस कर रहे हैं हम तो 5c, तो माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, फिर भी हम माइनस में लिख देते हैं, माइनस 5c प्लस सी अपॉन 5 यही होगा। तो 25 25c, 25c में से c जाएगा तो 24c अपॉन 5 आएगा माइनस का, तो माइनस से हम माइनस कैंसिल कर देंगे। ओके, कैंसिल हो जाएगा ये, तो 2b इक्वल टू कितना आ जाएगा 24c अपॉन 5, बाद में कैंसिल किया, ठीक है, यहीं कैंसिल नहीं होगा, ये जो मैंने बोला आपको वैसे करेंगे तब कैंसिल होगा, क्योंकि माइनस 24c अपॉन 5 आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा। अब 2 से काट देंगे तो 12 बार जाएगा ये, तो कितना आ गया आपका 5b, 5 का यहाँ गुणा करेंगे और 12c बचेगा यहाँ पे 24 का, तो b अनुपात c आपका कितना आ जाएगा 12 अनुपात 5। अब आपको पता है a अनुपात c कितना दिया है आपको, a अनुपात c आपको दे रखा है 13 अनुपात 5, और b अनुपात c कितना दे रखा है आपको, तो आप लिख दोगे c अनुपात 5, 5 अनुपात 12, ऐसे ही बोलोगे। तो
आप बोल दोगे सिंपली 13, 5, 12 आपका राइट आंसर होगा। 13, 5, 12, 13, 5, 12 आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से हमें करना होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 50 सेंटीमीटर व 25 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। लंबाई इंटू चौड़ाई, आंसर लंबाई इंटू आयत का एरिया कितना होता है, क्षेत्रफल कितना होता है। आप बोलोगे लंबाई गुणा चौड़ाई, 25 पंचे 125, राइट आंसर ये होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 580 मीटर है तो बताइए उस मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो एक वर्गाकार मैदान का परिमाप आपको दे रखा है। वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा 4a से दर्शा देते हैं हम। तो वो उसकी वैल्यू आपको 480 दे रखी है। तो 4 एकम 4, बचे 1 हो गया 18, 4 चौको 16, बचे 2 हो गए 20, 4 पंचे 20, 145 इज इक्वल टू 145 आ गया आपका। अब यदि आपको ए की वैल्यू पता चल गई तो बताइए उस मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो भुजा गुणा भुजा होता है तो 145 इंटू 145 आ जाएगा आंसर। तो हम निकाल लेते हैं। तो 145 इंटू 145 निकालना है तो 55 25, 5 हाथ लगी 2, 5 चौको 20 और 2 22, 5 एकम 5 और 2 7, 4 से कर देते, 4 पंचे 20, 0 2, 4 चौको 16 और 2 18 की 8 हाथ लगी 1, 4 एकम 4, 1 सेकेंड, 4 से कर रहे हैं, 4 पंचे 20, 0 हाथ लगी 2, 4 चौको 16, 2 18 की 8 हाथ लगी 1, 4 एकम 4 और 1 5। अब 145 हो जाएगा ये। तो 5 2 यहाँ पे आप 7 8 15 15 5 20 0, तो जीरो कहाँ पे आ रहा है, ये आ गया। तो यहीं नहीं, इसमें भी आ रहा है ना, तो आगे भी देखना पड़ेगा हमें। तो 2 5 2 7 और 4 11 की 1 हासलाई 1 और 2, तो 21 0 2 5 राइट आंसर होगा आपका। इस तरीके से करना होता है हमें। और क्वेश्चन है अभी देखते हैं। वार्षिक आधार पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगने पर 2 वर्षों में कितनी राशि 12100 हो जाएगी। ठीक है, यह 12100 हो जाएगी, आपको यह बताना। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगेगा सीधे ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका। ठीक है, मिश्र धन का सूत्र लगा देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में जब होता है तो पी 1/1 प्लस आर अपॉन 100 और ऊपर टाइम। ठीक है, या एन से दर्शाते हैं बहुत लोग। तो ए कितना दे रखा है आपको, ए दे रखा है यहाँ पे ए 121 दे रखा है, 121,000। पी कितना दे रखा है आपको चक्र वार्षिक आधार पर। तो आपको बताना क्या है यहाँ पे, वार्षिक आधार लगने वाली चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% से लगने पर 2 वर्ष में कितनी राशि 121 हो जाएगी। पी निकालना है आपको। 1 प्लस आर अपॉन 100, आर कितना दे रखा है आपको 10 दे रखा है, 10 से काटेंगे 10 दाम 100 हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा ये। टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है, 10 एकम 10 और 11/10। तो बोलोगे आप 121 100 इक्वल टू पी 11 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 10। तो 11 से काट दोगे, 11 11 में 121, 121 बार चल जाएगा, ये 100 आ गया। 100 और ये 2 जीरो का और गुणा हो जाएगा तो डबल जीरो आ जाएगा। पी इज इक्वल टू कितना आ गया 1000। राइट आंसर आपका ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात दे रखा है आपको। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना है। 3 कक्षाएं हैं, उनका अनुपात 2:3:5 दे रखा है। मान चलते हैं कि एक क्लास हो गई, एक बी, एक सी हो गई, तो इसका 3 है, इसका 5 है। तो हमें बता रहे कि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं। 40 विद्यार्थी बढ़ा रहे हैं तो उनका अनुपात कितना हो जा रहा है 4:5:7। तो अब आपको पता होगा कि यदि रेशो में बढ़ रहा है, रेशो है दोनों तरफ, तो इनका अंतर कितना आ रहा होगा, इनका अंतर 40 के बराबर आएगा। ठीक है, तो यदि हम देखें ये 2 का अंतर है, लेकिन अंतर सेम होना चाहिए, नहीं होगा तो हम अलग तरीके से करेंगे। अंतर देखते हैं सेम है क्या, 3 और 2 5, 5 और 2 7, मतलब 2 का अंतर है, तो 2 के बराबर आपका 40 आ जाएगा। तो 1 के वैल्यू आपकी 10 निकल गई। तो हमें क्या बताना है, तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो 5 3 8, 8 और 2 10 और 10 धाम 100, तो राइट आंसर आपका 100 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो एक बार और आप देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 3 संख्याओं का औसत 40 है, इनमें
पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट देखते हैं। ये 6 मेज़ें और 12 कुर्सियाँ, ठीक है। 6 मेज़ें और 12 कुर्सियों 7800 में खरीदी जाती हैं। यदि एक मेज़ का औसत मूल्य 750 रुपये है तो कुर्सी का औसत मूल्य कितना है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से। 6 मेज़ें, ठीक है, 6 हम क्या करते हैं, टेबल लिख देते हैं, 6 टेबल और 12 कुर्सियाँ और 12 चेयर का मूल्य आपको कितना दे रखा है, 7800 रुपये दे रखा है, ठीक है, खरीदी जाती है। यदि एक मेज़ का औसत मूल्य कितना है, 750 है, तो एक कुर्सी का औसत मूल्य आपको कितना होगा ये बताना, ठीक है। सिंपली क्या करो, एक मेज का औसत मूल्य दे रखा है ना, तो मेज कितनी है, 6 है, तो 6 का गुणा कर देते हैं। तो 750 गुणा 6, 6 पंजे 30, जीरो हाथ 3, 6 7 42, 42 और आपका 3 कितना हो जाएगा, 45। 4500 आपकी सिर्फ कुर्सियाँ आई हैं इतने की। जीरो जीरो, 8 में से 5 जाएंगे 3, 7 में से 4 जाएंगे 3, 3300। 3300 जो है 12 कुर्सियों का मूल्य होगा। तो 3300 एक कुर्सी का मूल्य निकालना है हमें, ठीक है। औसत मूल्य कितना आएगा, 12 से भाग दे देंगे, टोटल का इतना है क्योंकि, तो 12 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 में बढ़ जाएगा, 24 बार देते हैं। तो 12 दूनी 24, बचेंगे 9, हो जाएंगे 90, 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, 12 पंचे 60, 275 आपका राइट आंसर होगा। ओके, आपको जो भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपके ये भी 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। और भी जो भी डाउट हो या फिर आपको किसी और तरीके से या टॉपिक वाइज पढ़ना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, थैंक यू।